हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। इस बार डॉक्टर बिना डरे आरिश से सारी बातें कह गई, क्योंकि उसे इस समय आर्या की हालत देखते हुए इतनी ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी कि उसे आरिफ से बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रही थी। वह यही सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान इतनी ज्यादा हैवानियत पर कैसे उतर सकता है। क्या उसे कभी दिख नहीं कि ये लड़की कितनी ज्यादा तकलीफ में है, और आज भी इस लड़की की जो हालात है वह भी उसकी हैवानियत की वजह से ही है। डॉक्टर नहीं जानती थी कि ये लड़की आरिश की क्या लगती है, और आरिश उसे खुद लेकर हॉस्पिटल क्यों आया है। इसलिए वो बारिश से सिर्फ इतना ही कहती है कि आर्या को फिजिकल एक्टिविटी से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर डॉक्टर को ये बात पता होती कि इस लड़की की इस हालत की जिम्मेदार आरिश है, तो वह शायद ही आरिश को कभी भी रिस्पेक्ट भरी नजरों से देख पाती, जो कि इस समय उसकी आंखों में थी। एक लड़की होने के नाते वह डॉक्टर समझ सकती थी कि इस समय आर्या की कंडीशन क्या होगी, और यह सब सहने के बाद जाहिर सी बात है कि वह जब होश में रहती होगी तब भी उसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती होगी कि वह कुछ सोच सके। और अगर ऐसा ही चला रहा तो बहुत ही जल्द आर्या की मेंटल हेल्थ भी बिगड़ जाने वाली थी। वही आरिश डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद बिना किसी इमोशन के बेड की तरफ देखता है। उसके बाद वह बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठकर वार्ड से बाहर चला जाता है। आरिश के ऐसे रिएक्शन को देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही है, पर फिर वो आरिश की तरफ ध्यान न देते हुए आर्य के कपड़ों को बदलती हैं और उसे अस्पताल के कपड़ों को पहनने के बाद उसके हाथों में ग्लूकोज की ट्रिप लगा देती है। उसके बाद वह भी आर्या के वार्ड से बाहर चली जाती है। इधर आर्या बेजान से बेड पर पड़ी हुई थी। सुबह के 5 बजे आरिश वार्ड के अंदर आता है। उस समय ही कमरे से बाहर जाने के बाद आरिश एक बार भी लौटकर नहीं आया था, पर वह इस समय सुबह के 5 बजे वापस आया, और आते ही वो बेड पर लेटी हुई आर्या की तरफ देखता है। आर्या की आंखें अभी बंद थी। आर्या को अभी तक इस तरह से बेसुध देखकर आरिश जाकर सोफे पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में इस समय कोई भी इमोशन नहीं थे। वह अपने खाली आंखों से आर्या की तरफ ही देख रहा था। सुबह के 5 बजे बज चुके थे, और आरिश को सुबह उठने की आदत थी, पर रात भर ना सोने की वजह से उसकी आंखें अब अपनी रंगत बदलने लगी थी। उसकी आंखें अब धीरे धीरे लाल होने लगी थी। हालांकि आरिश जब आर्या को लेकर आया था उस समय रात के 12:30 बज रहे थे, पर आधी रात को लाने के बाद आर्या के चेकअप होते होते लगभग 2 बज चुके थे। उसके बाद बारिश आर्या के वार्ड से निकलकर हॉस्पिटल के ही टेरेस पर जाकर स्मोकिंग करने लगा था, और अब जाकर वह वापस लौट कर आया था। आरिश सोफे पर बैठा हुआ अपने फोन को निकलता है और कुछ मैसेज टाइप करके किसी को भेजता है। उसके बाद वह सोफे से ही से टिक कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी ही देर में आरिश का मोबाइल वाइब्रेट करता है। आरिश अपने फोन की तरफ देखता है तो उसके फोन में मैसेज आया हुआ था। आरिश उसे मैसेज को खोलकर देखता है। उसके बाद वह उठकर वापस से वार्ड के बाहर चला जाता है। आरिश के जाने के कुछ पल बाद की काकी अपने हाथों में एक पेपर बैग लिए वार्ड के अंदर आती हैं, और वह वार्ड के अंदर आते ही सीधा बेड के पास आ जाती हैं। आर्या को इस तरह से बेड पर बेजान देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार एक बार फिर से आर्या उस हालत में पहुंची गई। काकी के लिए ये देखना कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी कई बार आर्या इस तरह से बेजान से कई दिनों तक अस्पताल में रही थी, और आज एक बार फिर वह उसे हालत में अस्पताल पहुंच चुकी थी। और इस बार भी आरिश को उसे पर जरा भी तरस नहीं आया। काफी जानती थी कि आरिश यहाँ पर क्यों नहीं है। अब तक तो आरिश इंडिया से बाहर जा भी चुका होगा। वह अक्सर ऐसे ही करता था। जब जब आर्या इस हालत में होती वह हमेशा ही अपने बिजनेस ट्रिप पर चला जाया करता था, और जब भी लौट कर आता था वह अपनी क्रूअल्टी दिखाना फिर से शुरू कर देता था। हर बार काकी को यह उम्मीद रहती थी कि शायद इस बार लौट के बाद आरिश में कुछ बदलाव आए होंगे, ज्यादा ना सही वो थोड़ा सही आर्या की तरफ सॉफ्ट हुआ होगा। पर आरिश के आने के अगले दिन की आर्या की हालत को देखते हुए उन्हें अपने सारे अरमानों पर पानी फिरता हुआ महसूस होता था, क्योंकि आरिश आने के बाद ऐसा लगता था जैसे वह जितने दिन दूर रहा है उन सारे दिनों की कसर उस एक दिन में ही पूरी कर दिया करता था। हमेशा आरिश के लौटने के बाद काकी को ही आर्या का ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि उस समय जो आर्या की हालत होती थी वह काकी से देखा भी नहीं जाता था, और आर्या तो उन्हें खुद के पास आने भी नहीं दिया करती थी। इधर काकी आर्या के छोटे से हाथों को धीरे से उठाकर अपने हाथों में ले लेती है, और वह उसके हाथों को सहलाते हुए उसके मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखने लगती है। इस समय काकी की आंखों में आर्या के लिए हमदर्दी नजर आ रही थी, साथ ही उसकी इस हालात के लिए उनकी आंखों में एक दर्द भी नजर आ रहा था। वह कभी भी आर्या को समझ ही नहीं पाती थी। आर्या जानती थी कि आरिश के साथ रहने के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही मिल रहे हैं। आरिश कभी उसे कोई उम्मीद नहीं देता था कि हाँ वह बदल रहा है, फिर भी आर्या उसके साथ रह रही थी, जो काकी आज तक समझ नहीं पाई थी। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है आर्या की कि वो आरिश की इस हैवानियत को भी चुपचाप सही जा रही थी। काकी ने कई बार आर्या से इस बारे में पूछने की भी कोशिश की थी, पर आर्या उनसे बात करना तो दूर उसे अपने पास तक नहीं आने दिया करती थी, फिर उनसे इतनी बड़ी बात कहना तो बहुत ही दूर की बात थी। काकी बिल्कुल खामोश से बैठी आर्या को ही देख रही थी, और वह उसके उठने का ही इंतजार कर रही थी। इधर आरिश की कार एयरपोर्ट पर आकर रुकती है। एक गार्ड जल्दी से अपने कार से बाहर आता है
और वो आरिश के कार के पास आकर उसके लिए कर का दरवाजा खोलना है। गार्ड के दरवाजा खोलने के बाद आरिश अपने कदम कार के बाहर रखता है। उसके बाद चमचमाते ब्लैक लेदर शूज कर से बाहर आते दिखते हैं और कुछ ही पल में आरिश कार के बाहर खड़ा था। ब्लैक शर्ट और ब्लैक पेंट में आरिश बिल्कुल किसी डेविल की तरह लग रहा था। उसने अपने शर्ट की बाजू को फोल्ड किया हुआ था और उसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन्स भी खुले हुए थे, जिससे उसकी मस्कुलर और टोन चेस्ट साफ नजर आ रही थी। उसके बाद गले के पास बने टैटू, जो कि पूरी तरह से साफ नजर तो नहीं आ रही थी, पर कुछ हिस्से को देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले पर किसी चिड़िया के टैटू बने हैं, जो कि उसके इस लुक को और भी ज्यादा खतरनाक शो कर रहा था। आरिश कार से बाहर आने के बाद अपनी आंखों पर ब्लैक कलर की शेड लगाता है और वह अपनी लंबे कदम भरते हुए सीधा एयरपोर्ट के अंदर चला आता है। आरिश के एयरपोर्ट में कदम रखते ही वहां के सारे स्टाफ अपने सर को झुकाकर आरिश को ग्रीट करते हैं। उसके बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वही आरिश अपने कदम सीधा अपने प्राइवेट जेट की तरह बढ़ा देता है, जो कि पहले से ही तैयार थी। आरिश जाकर अपनी प्राइवेट जेट में बैठता है। उसके प्राइवेट जेट का अंदर का इंटीरियर काफी ज्यादा खूबसूरत और एक्सपेंसिव था, साथ ही उसका कलर कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल रॉयल लुक की तरह शो हो रहे थे। आरिश आकर सीधा सोफे पर बैठता है, जिसके बाद उसका प्राइवेट जेट टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही देर में आरिश की प्राइवेट जेट उड़ान भर देती है। सुबह के 8 बजे आर्या दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अपनी आंखें खोलते ही उसके सामने हॉस्पिटल का वीआईपी वार्ड था। आर्या अपनी आंखें सीलिंग की तरफ करते हुए बहुत ही ध्यान से ऊपर की तरफ देख रही थी। वो ऊपर की सीलिंग को देखकर ही समझ गई थी कि इस समय वह कहाँ है। आर्या अभी ऊपर सीलिंग की तरफ ही निहारे जा रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। आर्या तुरंत ही अपने गार्डन को घूमकर उस तरफ देखती है तो हर बार की तरह काकी उसके पास बैठी हुई थी और हर बार की तरह उनके आंखों में आंसू थे। काकी की तरफ देखते हुए आर्या तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घूम लेती हैं और उसके आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें बहकर कर तकिए को जा भिगोते हैं। काकी इस तरह से आर्या को नजरें फेरते हुए देखकर वह अपनी जगह से उठती हैं। उसके बाद वह आर्या के सिर को सहलाते हुए बोली, सब ठीक है बेटा, तुम इस तरह से रो मत और चलो उठकर कुछ खा लो। उसके बाद तुम्हें दवाइयाँ भी तो खानी है, सब ठीक हो जाएगा, तुम इतनी ज्यादा परेशान मत हो। काकी की कहे इस बात को सुनने के बाद भी आर्या पलटकर काकी की तरफ नहीं देखती है। आर्या के इस तरह से बर्ताव करने की वजह से काकी को बहुत ज्यादा ही आर्या की फिक्र होने लगती है। काकी बहुत देर तक आर्या को समझती है और काकी की काफी कोशिशें के बाद आर्या फाइनली ब्रेकफास्ट करती हैं। उसके बाद काकी उसे कुछ मेडिसिन्स देती है और उसके बाद डॉक्टर आकर आर्या को चेक करती हैं। उसके बाद उसे नींद की इंजेक्शन देने के बाद आर्या को एक बार फिर से गहरी नींद में सुलाने के बाद डॉक्टर काकी को आर्या का ख्याल रखने को कहकर वहां से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद काकी वहीं पर बैठी आर्या के सर को सहलाते हुए आर्या को देखने लगती हैं, जो कि इस समय गहरी नींद में थी। आर्या का पूरा चेहरा मुरझाया हुआ था, साथ ही उसके वह कोमल होठ भी काफी ज्यादा रूखे हो गए थे और उसके होठों के किनारे कट भी लगा हुआ था। आर्या के होठों के किनारे उस निशान को देखते हुए काकी को समझते देर नहीं लगती है कि यह निशान आर्या के होठों पर आया कैसे हैं। एक हफ्ते बाद आरिश को गए आज 1 हफ्ते होने को आए थे, पर आरिश अब तक लौटकर नहीं आया था और ना ही उसकी कोई खबर थी कि वह कहाँ गया है और कब तक आएगा। और ना ही आरिश ने इस बीच एक बार भी कॉल करके आर्या की हालत जानने की कोशिश की थी। वही आर्या को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका था। काकी उसे लेकर घर आ चुकी थी, पर आर्या काफी खामोश रहती थी। वह काकी से बातें तो करती थी, पर फिर भी वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती। बस काकी जो बोलती थी उसे सुनने के बाद वह अपने सर को हाँ में हिलाती और फिर अगर कुछ उसे सही ना लगे या फिर कुछ ऐसा हो जो कि गलत हो, उसे सुनने के बाद वह अपने सर को ना में दिला देती। इस बीच बहुत ही कम शब्द उसकी मुंह से बाहर निकलते थे। यहाँ तक कि काकी को आर्या को खाना खिलाने के लिए भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि आर्या हमेशा खाने से इनकार कर दिया करती थी और वह दवाइयाँ को भी हमेशा फेंक दिया करती थी। जब तक काकी उसे अपने सामने दवाइयाँ ना खिला दे तब तक काकी कमरे से जाया नहीं करती थी, क्योंकि काकी जान जाया करती थी कि वह उसे दवाइयाँ खाने को देकर जाती है, पर आर्या हमेशा उन दवाइयाँ को फेंक दिया करती थी। पर काकी ने कभी भी इस चीज की जिक्र आर्या के सामने नहीं की थी और आज भी काकी आर्या को रात का डिनर करा रही थी और आर्या खामोशी से सोफे पर बैठी हुई थी। डिनर करने के बाद काकी आर्या के हाथों में कुछ दवाइयाँ रखती हैं और उसके सामने पानी के गिलास को रखते हुए प्यार से आर्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा आप ये दवाइयाँ लो, तब तक मैं आपके लिए दूध गर्म करके ले आता हूँ। काकी आर्या को दवाइयाँ देने के बाद वह वहां से चली जाती है, पर काकी सूप का जूठा बाउल वहीं टेबल पर ही भूल आती हैं और वह सिर्फ प्लेट को ही लेकर किचन में चली आती हैं। उस बाउल को न देखकर काकी वापस से हॉल में आती है। तभी उनकी नजर आर्या पर जाती है कि आर्या इस समय डस्टबिन के पास खड़ी है। आर्या को डस्टबिन के पास खड़ा हुआ देखकर काकी समझ जाती है कि आर्या डस्टबिन के पास क्या कर रही है। काकी तुरंत ही डस्टबिन के पास आती हैं और आर्या की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर क्लीन भाव नहीं था। वो एकटक उस डस्टबिन को ही देखे जा रही थी। काकी आर्या को इस तरह देखकर काकी तुरंत ही आर्या के हाथों को पकड़कर खींच कर लाते हुए हॉल में सोफे पर बिठा देती हैं।
उसके बाद वह आर्या की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, ये सब क्या हरकतें हैं बच्चे? आप जान रहे हैं ना कि आपकी कंडीशन क्या है? फिर भी अगर आप इस तरह से दवाइयाँ को खाने की जगह उसे डस्टबिन में फेंकते रहेंगी तो कैसे ठीक होंगी आप? क्या आप हमेशा इसी हालत में रहना चाहती हैं? क्या आपको अपने तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है? क्यों भूल जाती हैं आप कि आपको अभी भी चलने में तकलीफ होती है? फिर क्यों उस दर्द को नजरअंदाज करके आप उन दवाइयों को उसे डस्टबिन में फेंक आती हैं? काकी के इस सवाल को सुनकर भी आर्या कोई जवाब नहीं देती। उल्टा वह अपना मुंह फेर कर दूसरी तरफ कर बैठ जाती हैं। आर्य के ऐसे बर्ताव से अब काकी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आर्या ऐसा कर क्यों रही है। क्यों वह अपनी दवाइयां इस तरह से फेंक आई है? क्यों वह अपनी दवाइयां टाइम पर नहीं लेती है? क्यों उन्हें अपने दर्द से फर्क नहीं पड़ता है? ये लड़की आप भी ठीक से चल नहीं पा रही थी, फिर भी वह उन दवाइयों को फेंक दे रही थी। काकी इस चीज को बहुत ही समय से नजरअंदाज कर रही थी, पर आज वह इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर पाई, क्योंकि आज सुबह सुबह ही आर्या लड़खड़ाते हुए हॉल में ही गिर गई थी। आर्या की हालत अभी ऐसी थी कि उसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, पर फिर भी जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। काकी अब आर्या के पास सोफे पर बैठती हैं और आर्या के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी गोद में रखते हुए आर्या की उन नीली बेजान से आंखों में देखती है, जिसकी चमक कहीं खोसी गई थी। काकी आर्या की उन आंखों में देखते हुए आर्या से कहती हैं, आप क्यों खुद को इतनी तकलीफ में रख रही हैं? क्यों आप अपना दर्द किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती हैं? आखिर आप इतने शांत क्यों रहती हैं? क्यों अपने दर्द को अपने ऊपर हावी होने दे रही हैं? क्यों आप खुद को ठीक नहीं होने दे रही हैं? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप इस तरह से अपनी नजरें मुझसे नहीं फेर सकती, सालों से देखते आ रही हूं मैं। आपको आप जरा सी भी नहीं बदली है। आप आज भी उसी तरह से खामोश रहती हैं, जैसे आप सालों से रहते आई हैं। आखिर आपके इस चुप्पी की वजह क्या है? आज हमें जानना है कि आखिर ऐसे क्यों हो गए हैं। क्यों आप अपने दर्द को अपनी आंखों में भी नहीं दिखने देती है? आखिर क्यों आपने खुद को पत्थर बनाया हुआ है? काकी जैसे जैसे आर्या से सवाल कर रही थी, आर्या की आंखों में आंसू भरते जा रहे थे, और अचानक से ही आर्या काकी से अपने हाथों को छुड़ाते हुए काकी से लिपट जाती हैं, और इसी के साथ आर्या फफक फफक कर रो पड़ती है। वही काकी भी आर्या को अपनी बाहों में संभाले आर्या के छोटे से सर को सहलाते हुए उसे चुप करने लगती है। पर काकी जितना ज्यादा आर्या को चुप करने की कोशिश कर रही थी, आर्या का रोना उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। काकी की भी आंखों में अब नमी आने लगी थी। काकी आर्या के पीठ को सहलाते हुए उसे शांत कराने लगती हैं, पर आर्या चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफी देर तक आर्या यूं ही काफी से लिपटी रोती रहती है, और वह रोते हुए ही अपने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू करती हैं, आखिर मैं क्यों ठीक हो जाऊं? क्यों मैं खुद को पहले की तरह कर लूं, ताकि जब वह फिर से लौटे तो मुझे फिर से ऐसी हालत में पहुंचा दे? क्यों मैं खुद को ठीक करूं फिर से इस दर्द को पाने के लिए? क्यों मैं खुद को ठीक करूं हर रात उसे दर्द को सहने के लिए? आखिर मैं उन दवाइयां को लेकर क्यों मैं खुद को और ज्यादा दर्द में डालूं? इस समय मैं जितना ज्यादा तकलीफ में हूं, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे तब होती है जब वह मेरे करीब आते हैं पर मुझे अपनी पत्नी ने समझते हैं, जब वह मुझे छूते हैं पर एक पति का एहसास नहीं दे पाते हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी वह नजर भर के मेरी तरफ देखते तक नहीं। वह मेरे करीब तभी आते हैं जब उन्हें मेरी जरूरत होती है। वह मुझे सिर्फ अपने जरूरत को पूरी करते हैं। माँ, उन्हें सिर्फ मेरे जिस्म की जरूरत है, मेरी नहीं। मेरी कोई अहमियत नहीं है उनकी जिंदगी में, मैं कोई मायने नहीं रखती उनके लिए। आज भी आप देख ही रही हैं, आज पूरे 7 दिन हो गए हैं, पर एक बार भी वह मुझे देखने नहीं आए कि मैं किसी हालत में हूँ। उन्होंने एक बार भी मुझे कॉल तक नहीं किया, छोड़ दिया उन्होंने मुझे अकेले उस तकलीफ को सहने के लिए। मुझे तो छोड़िए, उन्होंने आपको भी कॉल तक नहीं किया। क्या उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है? क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ? मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी इस शादी को निभा रही हूँ, क्योंकि इस शादी की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है माँ। पर मैं अब इन्हीं नहीं खोना चाहती। मैं आज भी उम्मीदें रखती हूँ कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुझे समझेंगे, पर मेरी उम्मीद टूटती ही जा रही है। आखिर वह दिन कब आएगा जब यह मुझे समझेंगे? क्या कभी मैं इनकी जिंदगी में एक पत्नी का दर्जा पा पाऊंगी? क्या कभी वो हमें एक पत्नी की तरह अपने सीने से लगाएंगे? बोलिए ना माँ। काकी, जो आर्या की सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, वह आर्या के मुंह से जब खुद के लिए माँ शब्द सुनती हैं तो उनकी आंखों में ठहरे आंसू बहकर उनके गालों पर आ जाते हैं, और उनकी आंखों के सामने वो पल आता है जब उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। वह भयानक रात, जिस रात उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, वह काली रात जिनके बाद उनके जिंदगी पूरी तरह से वीरान हो गई थी। अपने पति को खोने का गम तो उन्हें था ही, पर अपनी बेटी को भी खो देने के गम ने उन्हें जैसे जीते जी किसी नर्क में धकेल दिया हो। पर उन्होंने कभी खुद को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उनकी बेटी उनके साथ नहीं है। वह आज भी सबसे यही कहती आई थी कि उनकी भी एक बेटी है, और वह हर साल अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसके लिए दुआएं मांगने मंदिर तक जाती थी, और आज उनकी दुआ आर्या के रूप में कबूल हुई थी। देर से ही सही, पर आज उन्हें एक बेटी मिल गई थी।
पर आर्या के आखिरी सवाल ने उनके दिल को कचोट दिया था। वह समझ सकते थे आर्या के दर्द को। हर एक औरत के लिए ये दर्द बहुत बड़ा होता है, जब उसका पति उसके साथ होकर भी उसके साथ ना हो। पति के साथ रहते हर गम छोटा हो जाता है, पर अगर वही छोटा सा गम पति ही दे तो वो औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा गम बन जाता है। काकी आर्या को और भी कसकर अपने सीने से लगाते हुए, आर्या के माथे पर प्यार से किस करते हुए, आर्या के बालों को सहलाते हुए, आर्या को समझाते हुए कहती है, ऐसी हिम्मत नहीं हारते बच्चे, इतने सालों से देखते आ रही हूँ, तुम खामोश क्यों रहती हो? क्यों तुम अपने हक के लिए कुछ कहती नहीं हो? तुम जानती हो ना, इंसान जितना खुद को शांत रखता है, लोग उसे उतना ही ज्यादा कमजोर समझकर उसका इस्तेमाल करते हैं। तुम कमजोर नहीं हो मेरा बच्चा, इसलिए अब इस तरह से रोना बंद करो और चलो दवाएं लो और थोड़ी देर आराम कर लो। सुबह को जब तुम आराम कर उठोगी तब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बनाकर तैयार रखूंगी। उसके बाद हम दोनों बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? और तुम्हें अपनी माँ के लिए जल्दी जल्दी से ठीक होना है, और आज के बाद तुम्हारी आंखों में मुझे कभी भी यह बेबसी दिखने नहीं चाहिए। बच्चा, तुम्हें मजबूत होना होगा, तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा। काकी आर्या को समझने के बाद उसे उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है। आर्या के सो जाने के बाद काकी आर्या के कमरे से बाहर आती है और किचन के सारे काम में लग जाती हैं, पर उनके दिमाग में अभी भी आर्या के कहे हुए शब्द ही गूंज रहे थे। उसका आरिश के लिए इस तरह से तड़पना, और आरिश का अपने गुस्से और जिद में उसे इस तरह से तड़पाना। काकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के जिंदगी में चल क्या रहा है, पर फिर भी इस समय काकी के लिए सबसे जरूरी था कि वो आर्या को संभाले, आर्या के मन में कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें ना आने दे जिससे आर्या खुद को नुकसान पहुंचा ले। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो की थी, पर उन्हें अब भी डर था कि कहीं आर्या कोई गलत फैसला ना ले। काकी आर्या के बारे में सोचते हुए ही किचन के सारे कामों को निपटाती हैं, और आरिश इस समय था नहीं, इसलिए वो इस पैलेस में ही सोती थी, क्योंकि आर्या को इतने बड़े पैलेस में अकेला छोड़ देना ये काकी सही नहीं लग रहा था। काकी अपने सारे काम निपटाने के बाद अपने कमरे में जाकर सोने चली जाती हैं, पर वह अपने कमरे में आने से पहले एक बार जाकर आर्या को चेक कर लेती है कि वह सही से सो रही है या नहीं, कहीं उसकी नींद तो नहीं खुल गई है। पर आर्या को सुकून से सोता हुआ देखकर काकी अपने कमरे में आकर सो जाती हैं। आधी रात को आर्या के कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लंबी चौड़ी आकृति कमरे के अंदर दाखिल होती है। कमरे में इस समय पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था, पर कमरे के अंदर दाखिल हुए शख्स की आंखें चमक रही थी। वह सीधा बेड की तरफ देखता है, जहां पर इस समय आर्या खुद में समेटी सो रही थी, और उस बड़े से बेड पर आर्या बिल्कुल किसी खरगोश के बच्चे की तरह नजर आ रही थी। आरिश, जो कि अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था, वह बेड पर सोई आर्या की तरफ देखते हुए चलते हुए सीधा बेड के पास आ जाता है। आरिश बेड के पास आता है और वह आर्या की तरफ देखता है, जो कि इस समय सुकून से सो रही थी। आरिश आर्या की तरफ देखते हुए अपने शर्ट की बटन्स खोलने शुरू कर देता है। वही आरिश की मौजूदगी से अनजान आर्या इस समय काफी गहरी नींद में सोई हुई थी, और वह इतनी गहरी नींद में इसलिए सोई थी क्योंकि सोने से पहले ही काकी ने उसे नींद की दवा दी थी, ताकि आर्या बिना उठे आराम से सो सके और उसकी नींद पूरी हो सके। इधर आरिश अपने शर्ट को अपनी बॉडी से अलग कर फर्श पर फेंकता है। उसके बाद वह अपने बेल्ट खोलने लगता है, और यह सब करते हुए आज इसकी नज़रें आर्या पर ही टिकी हुई थी। उसने एक बार भी अपनी नज़र आर्या से नहीं हटाई थी। आरिश अपने पेंट को भी उतरने के बाद वह अपने बचे हुए कपड़े भी अपने बदन से अलग कर फर्श पर फेंक देता है। उसके बाद वो सीधा आर्या के बगल में बेड पर आ जाता है। आरिश आर्या के बगल में आकर बैठता है। उसके बाद वह अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर हटा देता है। आरिश के ब्लैंकेट खींचकर हटाने के बाद भी आर्या की नींद नहीं खुलती है। आर्या को इतनी गहरी नींद में सोता हुआ देखकर आरिश काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि आर्या कभी भी इतनी गहरी नींद में नहीं सोती थी। उसकी कदमों की आहट से ही हमेशा वह जाग जाया करती थी, पर आज उसे ना उठता हुआ देखकर कहीं ना कहीं आरिश समझ रहा था कि इस समय आर्या इतनी गहरी नींद में क्यों सो रही है। आरिश कंफ्यूज भी था, क्या इतने दिनों में ये लड़की ठीक नहीं हुई है जो उसे नींद की दवाई की जरूरत पड़ रही है। आरिश ने इन दोनों आर्या के बारे में कुछ भी पता नहीं लगवाया था, इसलिए वह नहीं जानता था कि आर्या के कंडीशन इस समय क्या है। वह इन सब बातों को अपने दिमाग से झटकते हुए अब अपने हाथ आर्या के कपड़ों की तरह बढ़ा देता है। आर्या ने इस समय ढीली से शर्ट के साथ नीचे व्हाइट कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे, और वह इस कपड़ों में काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। और सोते वक्त तो आर्या का वह छोटा सा मासूम सा चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारा लग रहा था, पर उसके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि इस समय वह कितनी ज्यादा कमजोर है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे, पर इस अंधेरे में आरिश कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। जो थोड़ी बहुत वह देख पा रहा था वह खिड़की से आती वह चांद की रोशनी जो सीधे बेड पर पड़ रही थी, उसी की मदद से वह देख पा रहा था। पर इस समय अगर आरिश को अगर कुछ दिख रही थी तो वह थी उसकी जरूरत। आरिश अब धीरे धीरे कर आर्या के कपड़ों को भी उसके बदन से अलग कर देता है। उसके बाद आर्या के ऊपर आते हुए आर्या के गले पर अपने होंठ रखते हुए आर्या को किस करने लगता है। आरिश के ऐसा करने पर आर्या नींद में थोड़ा सा कसमसाती है, पर वह अपनी आंखें नहीं खोलती और थोड़ी ही देर में वापस से शांत होकर सो जाती है। पर आरिश बिना रुके लगातार आर्या के गले पर किस किया जा रहा था।
जैसे जैसे समय बीत रहा था, आरिश पहले तो काफी ज्यादा सॉफ्ट था, पर अब वह धीरे धीरे अपनी रफनेस दिखाना शुरू कर चुका था। वह अब आर्या के गले पर अपने होंठ फेरते हुए अपने दांतों को उसके गले पर गड़ा रहा था, जिससे आर्या के गले पर निशाना बनते जा रहे थे। और आरिश जब जब आर्या के गले पर बाइट कर रहा था, तब तब आर्या नींद में कसमसा जा रही थी। आरिश आर्या के गले और कंधों पर अपने निशान छोड़ते हुए अपने चेहरे को आर्या के गले से निकालकर आरिश आर्या के चेहरे की तरफ देखता है। उसके बाद वह अपने हाथों से आर्या के छोटे से चेहरे को पकड़कर उसकी तरफ झुककर आर्या को अपने करीब करते हुए आर्या के होठों पर अपने होंठ रख देता है और वह आर्या के निचले होठों को अपने होठों के बीच दबाते हुए उसे किस करना शुरू कर देता है। पर इस बार आर्या की नींद खुलने लगती है। वह काफी देर से नींद में परेशान हो रही थी। आरिश के हर एक टच पर नींद में ही आर्या कसमसा रही थी और इस बार तो आरिश के किस करते ही वह काफी ज्यादा हड़बड़ा गई थी और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। पर आंखें खोलने के बाद वह जैसे ही अपने ऊपर किसी को महसूस करती है, वह तुरंत ही अपने ऊपर से उसे इंसान को धक्का देने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि रूम में अंधेरा होने की वजह से आर्या आरिश के चेहरे को देख नहीं पा रही थी। वही आरिश आर्या के इस रिएक्शन पर अपनी आंखें छोटी कर लेता है। क्या ये लड़की उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी? ये सोचते हुए हैं आरिश की आंखें एकदम से तीखी हो जाती हैं और वह अपने हाथों को उसकी कमर से हटाकर उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे बेड पर धंसाते हुए अपने चेहरे को आर्या कानों के पास ले जाता है और वो उसके कानों के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते अपनी मदहोशी भरी आवाज में धीरे से बोला, ऐसा करने की कभी सोचना भी मत वाइफी, वरना बहुत भारी पड़ सकता है और शायद तुम उसे झेल भी ना पाओ। इसलिए खुद को काबू में रखो और शांत रहो। मुझे जितना रोकने की कोशिश करोगी उतना ही तुम्हें दर्द सहना होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद आरिश अपने होठ आर्या के कानों पर रखकर हल्के से आर्या के कानों पर चूम लेता है, पर अलग होने से पहले वो आर्या के कान पर बाइट कर लेता है। आरिश के बाइट करते ही आर्या सिसक उठती है। आरिश अब आर्या से हल्का सा दूर होता है और वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकने लगता है। वही आर्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी लिए आर्या उम्मीद के साथ आरिश को ही देख रही थी, पर आरिश बिल्कुल भी नहीं रुकता और वह अपने होठों को आर्या के होठों पर रखकर बहुत ही रूड होकर उसके होठों पर किस करने लगता है। आरिश के इस तरह से रूड होकर आर्या को किस करने की वजह से अब आर्या को तकलीफ होने लगती है और अचानक से नींद टूटने की वजह से पहले ही उसका दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा था और ऊपर से इस तरह से आरिश को खुद के ऊपर देखने के बाद तो आर्या का दिमाग और भी ज्यादा सुन्न हो गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था अब करे तो करे क्या, क्योंकि एक बार उसने कोशिश कर कर देख ली थी पर आरिश था कि उस पर और भी ज्यादा हावी होता जा रहा था। आर्या की आंखों में अब नामी आने लगी थी, पर आरिश को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो अपने ही धुन में आर्या के होठों को अपने होठों के बीच दबाए उसे किस किए जा रहा था। उसके इस पैशनेट किस की वजह से आर्या को आप सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। साथ ही उसे एक डर भी था कि कहीं आरिश उसके साथ फिर से वह सब न करने लगे, इसलिए वो अब हिम्मत करके अपने हाथों को आरिश के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वही आरिश आर्या को खुद को छुड़ाने के लिए इतना स्ट्रगल करता देखकर वह आर्या के होठों को छोड़कर आर्या के चेहरे की तरफ देखता है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए वह अपनी पकड़ उसके हाथों पर ढीली कर देता है। आरिश के आर्या के हाथों पर पकड़ ढीली करते ही आर्या एकदम से अपने हाथों को खींचकर आरिश से आजाद कर लेती हैं। आरिश आर्या की आंखों में गहराई से देखते हुए आर्या के हाथों को छोड़कर अब वह उसकी कमर को पकड़ता है और उसे खींचते हुए लगभग पूरी तरह से अपने नीचे दबाते हुए उसके चेहरे को अपने एक हाथों में भरकर उसके गालों पर अपने होंठ रख देता है। आरिश के ऐसा करते ही उसके एहसास के साथ आर्या की आंखें बंद हो जाती है। वही आरिश के हाथ अब आर्या के बदन पर इधर उधर घूमने लगे थे, जिसे महसूस कर आर्या तुरंत ही अपने होश में आती है और वह आरिश की तरफ देखने लगती है, जो कि पूरी तरह से उसमें खोया हुआ था। आर्या इतना तो समझ गई थी कि अगर उसने अभी आरिश को नहीं रोका तो फिर सुबह जो उसकी हालत होने वाली थी वो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी, इसलिए काफी ज्यादा हिम्मत जुटाकर आरिश के कंधे को पकड़ती हैं और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर आरिश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। वही आरिश की बॉडी इतनी ज्यादा भारी थी कि आर्या उसे हिला भी नहीं पा रही थी और आरिश के ताकत के सामने आर्या काफी ज्यादा कमजोर थी। वहीं आरिश आर्या के इस हरकत को महसूस करते हुए आर्या के चेहरे से थोड़ा सा दूर होता है। उसके बाद वह अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लिए आर्या की तरफ देखने लगता है। वह आर्या की आंखों में डर साफ साफ देख सकता था, साथ ही उसकी आंखों में घबराहट भी थी। आरिश आर्या की आंखों में गहराई से देखते हुए अपनी एक उंगली को आर्या के चेहरे पर फेराते हुए अपने चेहरे को आर्या के गले में घुसाते हुए आर्या के गले पर किस करते हुए धीरे से फुसफुसाता है, क्यों इतनी मेहनत करती हो वाइफी, ये जानते हुए भी कि तुम मुझे खुद से दूर कभी भी नहीं कर पाओगी। जितना ज्यादा एनर्जी तुम मेरे ऊपर वेस्ट करोगी उतना ही ज्यादा तुम थकोगी। इसलिए अपना ये बेकार सा ड्रामा बंद करो और मुझे जो करना है वह करने दो, क्योंकि यह बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मुझे कभी भी अपने करीब आने से रोक नहीं सकती हो। और अगर तुम चाहती हो कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे साथ वह सब करूं तो मुझे इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी तुम उसे में ज्यादा एंजॉय करती हो। इतना कहकर आरिश अपनी एक आंख दबा देता है, पर आरिश की बात सुनकर आर्या के आंखों के कोनों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं।
आरिश आर्या के करीब आने की कोशिश कर ही रहा था कि आर्या एकदम से आरिश को खुद से दूर धक्का दे देती है। आरिश जो कि हल्का सा आर्या के ऊपर से उठता है, वह अचानक से आर्या के इस धक्का देने की वजह से संभाल नहीं पाता है और वह सीधा बेड के नीचे गिरता है। बेड से नीचे गिरते ही बारिश की आंखें एकदम से डार्क हो जाती हैं। वहीं आर्या अब अपने सहमी में नजरों से आरिश की तरफ देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें एकदम तेजी से धड़क रही थी। वह जान चुकी थी कि अब इसके बाद उसका क्या अंजाम होने वाला है, और वह अब अपने डरी सहमी नजरों से आरिश की तरफ ही देख रही थी। वही आरिश अपने हाथों से अपने माथे को मसलते हुए फंस से खड़ा होता है और वह अपनी लाल आंखों से घूरते हुए आर्या की तरफ देखता है। आरिश के देखने भर से ही आर्या की आधी जान सूख चुकी थी। वह अब डरते हुए बेड पर पीछे खिसकते हुए धीरे से बोली, हमने जानबूझकर नहीं किया। आई एम सॉरी, प्लीज आखिरी बार माफ कर दीजिए। आगे से हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। हम सच कह रहे हैं, हम बस आपको खुद से दूर कहना चाहते थे। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम आपको नीचे नहीं गिराना चाहते थे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आर्या डर से काम पर थी। साथ है उसके कहे गए हर एक शब्द लड़कर आ रहे थे, पर फिर भी वह आरिश से सब कुछ कहे जा रही थी। उसे आरिश के गुस्से का शिकार नहीं बनना था। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह आरिश के गुस्से को सह सके। वही आरिश तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में बेशुमार गुस्सा नजर आ रहा था और वह अपने दांत किटकीटते हुए अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। वहीं आर्या आरिश को अपने पास आता हुआ देखकर और भी ज्यादा घबराने लगती हैं और वह एकदम से ब्लैंकेट को कसकर पकड़कर खुद को ब्लैंकेट के अंदर छुपाते हुए बेड एक कोने में जाकर खुद को खुद में ही समेटे हुए आरिश की तरफ डरी नजरों से देखते हुए बोली, प्लीज ना, हमने जानबूझकर नहीं किया है। हमसे गलती से हो गई। हम आपको धक्का नहीं देना चाहते थे। हमें नहीं पता कि आप गिर कैसे गए, पर हमारा इंटेंशन आपको नीचे गिरने का नहीं था। हम बस आपको थोड़ा सा खुद से दूर करना चाहते थे। प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। बस आज के लिए हमें छोड़ दीजिए। आर्या खुद को खुद में ही समेटे रोते हुए आरिश से विनती कर रही थी कि बस आज की रात आरिश उससे दूर रहे, क्योंकि आर्या ने जो अभी अभी किया था, उसके बाद आरिश उसे हर तरफ से तकलीफ देने की कोशिश करेगा और वह उसकी एक बात भी नहीं सुनेगा और ना ही उसकी दर्द से उसे कोई फर्क पड़ेगा। आर्या अपने आंसू भरी आंखों से आरिश की तरफ ही देख रही थी, पर आरिश अपने कदम बढ़ाते हुए अपने गर्दन को हल्के से टेढ़ा करके अपने हाथों को अपने गर्दन पर रखता है और वह अपने गर्दन को रब करते हुए आर्या की तरफ अपनी जलती निगाह से देखते हुए बोला, मैं तुमसे एक हफ्ते दूर किया गया वाइफी, तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। शायद कोई कमी रह जा रही है जिससे तुम्हारा ये तेवर बदलने लगे हैं। क्यों ना इस कमी को भी पूरी कर ही दिया जाए। वैसे भी एक हफ्ते तुमसे दूर रहा हूँ, तुम्हें भी तो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, और जब मैं आ गया हूँ तो तुम ऐसे ही खुद को मेरे सामने रो रही हो, जैसे मैं तुम पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहा हूँ, और अगर कर भी रहा हूँ तो तुम्हें इस सहना होगा। तुम्हारे ऊपर हक है मेरा, आखिरी इसलिए ही तो तुमसे शादी की है, तुमसे, ताकि तुम मेरी जरूरतों को पूरा करो, और मैं तुम्हारी, और यही जरूरत थी ना तुम्हारी। फिर अब क्या हुआ? अब ये सब राश नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। आरिश बहुत ही आहिस्ता से आर्या से सारी बातें कह रहा था, पर आर्या ये जानती थी आरिश के इसी शांति में उसका तूफान छुपा हुआ है। जैसे जैसे आरिश उसके करीब आता जाएगा, उसके अंदर का शैतान जागता जाएगा, और एक बार आरिश अगर उसके साथ शुरू हो जाता था तो वह पूरी रात ही उसे इस तकलीफ में रखता था। ना तो वह उसे रिहा करता था और ना ही उसे उस दर्द से आजाद करता था। आरिश आर्या के एकदम से करीब आता है और वह आर्या के जबड़े को कसकर पकड़कर उसे दबाते हुए आर्या की आंखों में बुरी तरह से घूरते हुए अपने दांत किटकिटाते हुए बोला, बहुत ताकत आ गई है ना तुम में, इसलिए तो तुम हर बार वह गलतियां करती जा रही हो जिसके लिए मैंने तुम्हें साफ साफ वार्न किया हुआ है। बहुत गट्स आ गए हैं ना, तभी तो मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर दी तुमने। अब पूरी रात मुझे झेलने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरी मैं भी तो देखूं मेरी बीवी में कितना ताकत है। इतना कहते ही आरिश एकदम से आर्या के चेहरे को झटकता है और एक धक्के के साथ आर्या बेड पर लेटी हुई थी और आरिश बिना एक भी पल गवाए आर्या के ऊपर आते हुए आर्या के दोनों हाथों को अपने एक हाथों में थामकर उसके सिर के ऊपर दबाते हुए आर्या की सॉफ्ट होठों को अपने फोटो के बीच दबा लेता है। आरिश के ऐसा करते ही आर्या एकदम से तड़प उठती हैं और वह खुद को आरिश से छुड़ाने के लिए झटपटाने लगती हैं, पर आरिश आर्या के पूरे जिस्म पर अपना काबू करते हुए बहुत ही क्रुएलिटी के साथ उसके होठों को चूम रहा था, जो कि आर्या के बर्दाश्त से बाहर था। उसके आंखों से अब आंसू बहने लगे थे, पर वह अब इतना तो समझ ही गई थी कि अब इस दर्द को उसे सहना ही है। अब आर्या खामोशी से आरिश के दिए हर एक दर्द को सहती जा रही थी। वहीं बारिश हर एक बीतते पल के साथ काफी ज्यादा रूड होता जा रहा था। आरिश के हाथों ने बुरी तरह से आर्या की नाजुक कलाइयों को पकड़कर बेड पर दबाया हुआ था। वहीं वह लगातार आर्या के चेहरे और उसके गले पर किस के साथ अपने निशान छोड़े जा रहा था, और आर्या अपनी आंखें कसकर बंद की बारिश को उसकी मन का करने दे रही थी। आरिश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। उसके हाथ फिसलते हुए आर्या के कमर पर आ गए थे और वह काफी कसकर आर्या की कमर पर अपनी पकड़ बनाते हुए खुद को आर्या में महसूस करने लगता है। वही आर्या जब आरिश को महसूस करती हैं
तो दर्द से उसके होंठ कांप उठते हैं। उसी के साथ उसकी पूरी बॉडी एकदम से कांप उठाती है। उसके अंदर इतनी जान नहीं थी कि वह आरिश को बर्दाश्त कर सके। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू निकल रहे थे, पर आरिश को उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर उसे किसी चीज से फर्क पड़ रही थी तो वह थी उसकी जरूरत, और वह अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। समय के साथ आरिश आर्या के साथ और भी ज्यादा क्रूएल होता जा रहा था, जो कि आर्या अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, साथ ही दर्द की एक लहर उसकी पूरी बॉडी को तोड़ रही थी। आर्या आप खुद को छुड़ाने के लिए आरिश के नीचे झटपटाने लगती हैं। वह बार बार अपने पैरों को हिलाते हुए आरिश को दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर आरिश पूरी तरह से उस पर काबू किए हुए था। आर्या अपने आंसू भरे लाल आंखों से आरिश की तरफ देखती है, जो कि आंखें बंद किया पूरी तरह से उसमें खोया हुआ था। साथ ही उसने उसके हाथों को उसके सिर के ऊपर दबाया हुआ था और दूसरे हाथों से उसने उसकी कमर को पूरी तरह से अपने बाजुओं में भर रखा था, जिसकी वजह से आर्या चाहकर भी अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहे थी। आर्या अब आरिश के पकड़ से अपने दोनों हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगती हैं। वही आरिश आर्या के इतने ज्यादा हिलने की वजह से अपनी आंखें खोलकर अपनी गहरी नजरों से उसकी तरफ देखता है। आर्या की नीली आंखें इस समय बुरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों की रंगत देखने के बाद ये पता ही नहीं चल रहा था कि उसके आंखों का असली कलर लाल ही है या फिर कोई और। आर्या के लाल आंखों में देखते हुए आरिश अब अपनी पकड़ आर्या के हाथों पर ढीली कर देता है, पर वह आर्या को अपनी पकड़ से आजाद नहीं करता है। अपने हाथों के आजाद होते ही आर्या तुरंत ही आरिश के कंधों को पकड़ती है और उसे खुद से दूर धकेलना लगती हैं। वही आर्या के इस हरकत को देखने के बाद आरिश और भी ज्यादा जोर आर्या के ऊपर आजमाने लगता है, जिससे आर्या की चीख ही निकल जाती है। आर्या अब अपने सर को और भी कसकर पिलो में दबाते हुए अपने सर को बार बार इधर उधर करते हुए आरिश को खुद से दूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे रही थी। आर्या जोर जोर से रोते हुए बार बार आरिश को खुद के ऊपर से धकेलना की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, हम और ज्यादा इसे नहीं सह सकते हैं, प्लीज अब रहने दीजिए। आर्या की सांस उखड़ रही थी, फिर भी वह आरिश को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके देख चुकी थी। उसकी ताकतों का आरिश के सामने कोई मोल नहीं था। वह आरिश को हिला तक नहीं पा रही थी, फिर आरिश को खुद से दूर कर पाना तो बहुत ही मुश्किल था उसके लिए। वही आरिश आर्या की बातें सुनने के बाद भी आर्या की तरफ अपनी नजरें उठाकर नहीं देखता है, और वह आर्या के कॉलर बोन पर अपने होंठ रखते हुए आर्या की कमर पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर देता है, जिससे आर्या और भी तेजी से रोना शुरू कर देती है। वह समझ चुकी थी कि आदेश उसे नहीं छोड़ने वाला है, फिर चाहे वह कुछ भी क्यों ना कर ले। आरिश, जो कि कब से आर्या के चिखने चलाने और रोने की आवाज सुन रहा था, वह एकदम से इरिटेट होते हुए आर्या को एक झटके से खुद से दूर कर देता है। वह आर्या से दूर होकर बेड पर बैठता है। वही आरिश के झटकने की वजह से आर्या एकदम से रोल होते हुए बेड के दूसरी तरफ चली जाती हैं। वह भी अपनी आंसू भरी आंखों से आरिश की तरफ ही देख रही थी, जो कि बेड पर बैठा गुस्से से उसकी तरफ घूर रहा था, और इसके ऐसी नजरों को अपने ऊपर पकड़ आर्या और भी ज्यादा घबरा रही थी। पर आरिश अब आर्या के करीब ना जाकर बेड से नीचे उतरता है, और वह फर्श पर बिखरे अपने कपड़ों को उठाकर पहनता है। उसके बाद बिना कुछ करे रूम से बाहर निकल जाता है। वही आर्या सिसकते हुए आरिश को जाता हुआ देख रही थी। आरिश के कमरे से बाहर जाने के बाद आर्या धीरे से अपने एक हाथ को बढ़ाकर बेड पर रखे ब्लैंकेट को खींचती है और उसे अपने ऊपर ढक लेती है। उसे इस समय अपने बदन में इतना ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था कि उसे हिला भी नहीं जा रहा था, और वह उसे बड़े से बेड पर खुद को खुद में ही समेटकर अपनी आंखें कसकर भींचते हुए अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगती है। पर आर्या की आंखें कसकर बंद करने की वजह से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। आर्या पहले से ही काफी ज्यादा तकलीफ में थी, ऊपर से आरिश का उसके साथ यह सब कर जाना उसे और भी ज्यादा तकलीफ दे गया था। धीरे धीरे आर्या अपना होश खो रही थी, और कुछ ही पल में वह पूरी तरह से बेहोश हो जाती हैं। सुबह का समय। आर्या की सुबह सुबह ही उठकर हमेशा नीचे आ जाती थी, और हमेशा वह काकी को किचन में काम करते हुए ही नजर आती थी। आज आर्या नीचे हॉल में अब तक नहीं आई थी। सुबह के 7 बजे बजने को आए थे, और आर्या को अब तक नीचे नहीं आया हुआ देखकर काकी को थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, क्योंकि वैसे भी आर्या की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, और इस समय उसकी जो हालत थी उसकी बात से तो उसे हमेशा ही काकी जरूरत थी। अब काकी, जो कि हॉल में ही साफ सफाई कर रही थी, वह अपने कामों को छोड़कर आर्या के कमरे की तरह बढ़ जाती है। काकी के आर्या के कमरे के पास पहुंचकर धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे में आती है। उन्हें आर्या बेड पर ही सोई हुई नजर आ जाती हैं। आर्या इसमें पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर थी, और उसका छोटा सा चेहरा इस समय ब्लैंकेट से बाहर दिख रहा था। पर आर्या के चेहरे को देखते हुए काकी को थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि आर्या का चेहरा काफी ज्यादा मुरझाया हुआ नजर आ रहा था, साथ ही उसके चेहरे पर भी दर्द दिख रहा था। काकी थोड़ा घबराते हुए आर्या के पास आती हैं, क्योंकि कल रात तक तो आर्या बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से आर्या को क्या हो गया।
काकी आर्या के पास आकर देखती हैं तो आर्या के पूरे चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। आर्या के चेहरे पर उन आंसुओं के निशाने को देखते हुए काकी इतना तो समझ गई थी कि आर्या की नींद रात को खुल चुकी थी। पर काकी अब तक ये समझ नहीं पाई थी कि आर्या शांत क्यों थी। काकी समझ रही थी कि आर्या को इस समय काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, पर आर्या बहुत ही कम रोया करती थी और इन दिनों जब वह इतनी ज्यादा दर्द में थी तब भी काकी ने उसे इस तरह से कभी नहीं देखा था। काकी जब आती थी तब आर्या उन्हें सोई हुई मिलती तो थी, पर बहुत ही काम वह हमेशा किचन में काम करते हुए उन्हें दिखती थी। और अगर कभी भी उन्हें सोई भी मिलते भी थी तो आर्या बहुत है नॉर्मल होकर सोती थी, उसके चेहरे पर कोई टेंशन कोई दर्द नहीं नजर आता था। और इन आंसुओं के निशानों को देखना तो बहुत ही दूर की बात थी। काकी अब अपना हाथ धीरे से बढ़कर आर्या के छोटे से सर को सहलाते हुए उसे नींद से जागने की कोशिश करने लगती है। वही आर्या जो कि इस समय काफी ज्यादा गहरी नींद में सोई हुई थी। काकी बार बार उठाने के बाद भी आर्या नहीं उठती, उल्टा वो अपनी नींद को पूरी करने के लिए दूसरी तरफ करवट ले लेती हैं। पर जैसे ही आर्या करवट लेकर सोती है उसकी खुली पीठ काकी सामने आ जाती हैं। आर्या को इस तरह देखकर काकी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि कल रात वह खुद ही आर्या को कमरे में सुला कर गई थी और आर्या उस समय अपनी रात वाले कंफर्टेबल कपड़ों में थी। फिर इस समय आर्या को इस तरह देखना और ऊपर से उसके पीठ पर और निशानों को जैसे किसी ने उसके पीठ पर काफी जोर आजमाया हो। उसके पूरे पीठ पर काटने के निशान थे, साथ ही उंगलियों के भी निशान थे। उन्हें देखते हुए काफी और भी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। काकी अब आर्या के सोए हुए चेहरे की तरफ देखने लगती है। नींद में भी आर्या के दोनों ही आईब्रोज आपस में जुड़े हुए थे। अब काकी धड़कन बेहद तेज धड़कने लगती है। क्या कल रात आरिश आया था? काकी के दिमाग में पहला सवाल यही आता है, क्योंकि आरिश के अलावा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो इस कमरे में दाखिल हो सके। और अगर कोई इस कमरे में आए भी तो आर्या का इस हालत में इस तरह से बेड पर होना, ये शिवाय आरिश के अलावा और किसी का काम नहीं हो सकता था। अब काकी तुरंत ही धीरे से ब्लैंकेट को नीचे खिसका कर आर्या की पूरे बदन को देखती हैं और जैसे ही उनकी नजरें आर्या की बदन पर पड़ती हैं उनकी एक तेज चिक निकल जाती हैं, पर वह तुरंत अपनी चिक को अपने मुंह पर हाथ दबाकर रोक लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आती हैं। कोई इतना ज्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकता है, ये जानते हुए भी इस बच्ची की हालत अभी ठीक नहीं है। आरिश इतना ज्यादा निर्दय कैसे हो सकता है? काकी की धड़कन आर्या की तरफ देखते हुए इतनी ज्यादा तेज धड़क रही थी जैसे वह अभी ही उनके सीने से बाहर आ जाएगी। आर्या की पूरी बदन पर जो निशान अब तक भर भी नहीं थे उस पर और नए निशान आरिश ने छोड़ दिए थे, और वह सारे निशान देखने में इतनी ज्यादा डरावनी लग रहे थे जिसे देखकर ही काकी को समझते देर नहीं लगी थी कि आरिश ने पिछली रात कैसा बर्ताव किया होगा। काकी अब तुरंत ही डरते हुए बेड पर बैठती हैं और वह आर्या को अपनी तरफ पलटकर उसके गालों को थपथपाते हुए उसे नींद से जागने की कोशिश करने लगती है। आर्या को कंडीशन में इतनी देर तक सोने की वजह से काकी और भी ज्यादा घबरा रही थी। काकी के मन में एक डर सा बैठ रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। काकी बार बार आर्या के गालों को लगातार थपथपाते ही जा रही थी जिसे आर्या की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। आर्या अपनी बड़ी बड़ी पलकें धीरे धीरे झपकाते हुए अपनी पूरी आंखें खोलती है और अपने सामने काकी तरफ देखते हुए आर्या बेड से उठने की कोशिश करने लगती है, पर जैसे ही वह बेड से हल्की से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचती है उसे अपनी बॉडी में एक तेज दर्द की लहर महसूस होती है जिसे महसूस करते ही आर्या एकदम से चिक पड़ती है और इसी के साथ वह वापस से बेड पर लेट जाती हैं। अब उसके बाद बड़ी बड़ी नीली आंखों में आंसू भरे हुए थे। आर्या अपनी आंसू भरी आंखों से काकी तरफ देखती है और अपने दोनों हाथों को उनकी तरह बढ़ने लगती है। काकी समझ रही थी आर्या क्या चाह रही है। काकी भी तुरंत आर्या की तरफ बढ़ती है और आर्या को लगभग अपने सीने से में छुपा लेती है। वही काकी के सीने से लगते ही आर्या रो पड़ती है। उसे इस समय सच में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। आर्या की पूरी बॉडी कांप रही थी। काकी आर्या को पूरी तरह से ब्लैंकेट में लपेटकर उसकी पीठ को सहलाते हुए धीरे से आर्या से बोली, शांत हो जाओ मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, इतना ज्यादा रो मत बच्चे, तबीयत पहले से ही खराब है और हो जाएगी। काकी के कहने के बाद भी आर्या का रोना काम नहीं होता है, उल्टा वो और भी जोर जोर से रोने लगती हैं और वह रोते हुए ही सिसकते हुए बोली, माँ दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दुख रहा है। आर्या की आवाज में ही उसका दर्द जाहिर हो रहा था जिसे सुनने के बाद काकी के भी आंखों में आंसू छलक उठाते हैं, पर फिर भी वह आर्या को संभालने की कोशिश कर रही थी। वह इस तरह से आर्या को टूटता हुआ नहीं देख पा रही थी। उनसे आर्या का दर्द नहीं देखा जा रहा था, आर्या को इतनी ज्यादा तकलीफ में देख रही थी। काकी जितना ज्यादा दर्द में उसे देख रही थी उन्हें आरिश से उतनी ही ज्यादा नफरत होती जा रही थी। आर्या को इस हालत में देखने के बाद काकी को भी रोना आ रहा था, पर उन्होंने अपने आंसुओं पर काबू कर लिया था। वह आर्या के सिर पर प्यार से किस करते हुए उसे संभालने लगी थी। आर्या काफी देर तक काकी से लिपट कर रोती ही रहती है। वही काकी आर्या के शांत होने इंतजार कर रही थी। जब धीरे धीरे आर्या थोड़ा बहुत शांत हो जाती हैं, तब वह तुरंत ही काकी आर्या को खुद से दूर करती हैं
और आर्या को बेड पर बिठाकर उसे वहीं पर उनका इंतजार करने को कहकर नीचे जाती हैं। और नीचे से एक बाउल सूप बनाकर जल्दी से ऊपर वापस से आर्या के कमरे में आती है। काकी अब उस सूप को धीरे धीरे आर्या को पिलाने लगती है। पहले तो आर्या का बिल्कुल भी खाने पीने के लिए मान नहीं थी, पर काकी के कहने पर वह भी सूप को पीने लगती हैं। काकी उसको पिलाने के बाद आर्या को एक मेडिसिन देती है। आर्या की हालत ऐसी थी कि जब तक आर्या का दर्द कम नहीं होता, आर्या का इस समय बेड से उठाना नामुमकिन नहीं था। पहले ही आर्या ठीक से चल नहीं पाती थी और अब तो उसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, ये काकी भी समझ रही थी। आर्या को मेडिसिन देने के बाद काकी उसे वापस से बेड पर सुला देती है और उसके चेंजिंग रूम में जाकर आर्या के लिए एक ढीली सी टी शर्ट लाकर आर्या को पहना देती है। आर्या जो कि रात में हमेशा ही शॉर्ट और ढीली सी टी शर्ट को पहना देती हैं, इसलिए उसके पास इतनी बड़ी बड़ी टी शर्ट थी कि उसकी छोटी सी बॉडी उसे बड़े से टी शर्ट में आराम से छुप सकती थी। काकी आर्या को शर्ट पहनने के बाद आर्या के सिर को अपनी गोद में रखकर उसके गालों को सहलाने लगती हैं। वही आर्या की आंखों में अभी आंसू थे जो काकी धीरे धीरे बहते हुए काकी गोद में गिर रहे थे। काकी समझ रही थी इस समय आर्या के ऊपर क्या बीत रही होगी, पर काकी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरिश रात के किस पहर में आया। और आया तो आया, उसने इस बार उन्हें बताया क्यों नहीं, क्योंकि हमेशा ही वह आने से पहले काकी को कह दिया करता था कि आज वह आ रहा है, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। काकी अब आर्या के सर को प्यार से सहलाते हुए आर्या के वापस से सोने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि दर्द की दवा वह उन्हें दे चुकी थी और काकी अभी नहीं चाहती थी कि आर्या बेड से उठे, उसे इस समय सख्त आराम की जरूरत थी। पर काकी के मन में एक डर था कि कहीं आरिश वापस से पहले से आकर आर्या के साथ फिर से इतना ज्यादा क्रुएलिटी ना दिखाएं, क्योंकि अभी उनके बच्चे जिस हालत में थी, कहीं ऐसा ना हो कि उसके जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। आर्या रोते रोते दोबारा सो गई थी। वहीं आर्या को दोबारा सोया हुआ देखकर काकी झुककर आर्या के माथे पर प्यार से किस करती हैं। उनके बाद वह उसे धीरे से बेड पर लेटा देती है। आर्या को बेड पर सुलाने के बाद काकी उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके कमरे से बाहर आ जाती हैं और वह कमरे से आने के बाद सीधा किचन में चले जाते हैं। क्योंकि आर्या की आज जैसी हालत थी, काकी इतना तो समझ रही थी कि आज आर्या बेड से उठने की हालत में नहीं है और वह आर्या के नींद से उठने से पहले ही सारा काम खत्म कर लेना चाहती थी। उसे बच्चों की जिंदगी में जितना दर्द था उतना काफी था और काकी और कोई भी दर्द उसकी जिंदगी में आने नहीं देना चाहती थी। काकी किचन में आती हैं और आर्या के लिए सारे हेल्थी फूड्स बनती है। किचन का काम खत्म करने के बाद कहाँ की वापस से आर्या के कमरे में आती है और आर्या को आप तक सोया हुआ देखकर वह गहरी सांस लेते हुए जाकर बेड पर बैठती हैं और आर्या के सिर पर हाथ फेरने लगती है। वही किसी के एहसास को पाकर आर्या नींद में कसमसा उठती है, पर उसकी आंखें नहीं खुलती और वह दोबारा ही सो जाती हैं। काकी आर्या को इस तरह से देखकर हल्के से मुस्कुराती है। उसके बाद वहीं पर बैठे हुए आर्या के सर को सहलाते हुए उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखने लगती है। आज आर्या ने अब तक बात नहीं लिया था और काकी को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह आर्या को बात दिलाए भी तो कैसे। उसके शरीर पर इतने सारे जख्म थे कि पानी लगने भर से आर्या का हर दर्द फिर से ताज़ा हो जाता। पर काकी यह भी जानती थी कि आर्या उठने के साथ ही नहाने की जिद जरूर करेगी और अब तक तो काफी समय हो गया था, अब लंच का टाइम होने वाला था, पर अब तक आरिश लौटकर घर नहीं आया था। काकी नहीं जानती थी आरिश कब आया और कब गया था और ना ही उन्होंने आर्या से इस बारे में कुछ भी पूछा था। पता नहीं आरिश अब किस पहर में आने वाला था और क्या करने वाला था। उन्हें अभी से ही बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। काकी को आर्या के पास बैठे हुए काफी समय बीत जाता है और फिर आर्या के भी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। नींद पूरी होने की वजह से अब आर्या की आंखें थोड़ी ठीक लग रही थी। उसकी वह सूजी लाल आंखें भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। काकी आर्या को उठाता हुआ देखकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, क्या मेरी बच्ची को अब भी दर्द हो रहा है? काकी के इस सवाल को सुनते ही आर्या, जो अपने टुकुर टुकुर आंखों से काकी को ही देख रही थी, वह तुरंत ही अपने नजरें काकी से हटा लेती है और फिर वह अपने सर को काकी की गोद में रखते हुए अपने सर को ना में हिला देती है। काकी आर्या के जवाब को सुनकर हल्के से मुस्कुराती है, पर वह जानती थी आर्या झूठ कह रही है। 3 सालों से वह आर्या को इस दर्द में रहते हुए देखे आई थी। भले ही वह पहले कुछ नहीं कहती थी और आर्या भी उनसे बातें नहीं किया करती थी, पर अब जब आर्या उनसे बातें करने लगी थी, उनसे अपना दर्द बांटने लगी थी, तो काकी अब आर्या को इस दर्द में देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन्हें हमेशा ही लगता था पता नहीं इस फूल से बच्ची ने कौन से ऐसे पाप कर दिए थे जो उसकी जिंदगी में ऐसी है। काकी इन सालों से आर्या को हमेशा से देखती आई थी। आर्या में ऐसी कोई भी आदत नहीं थी जिसकी वजह से कोई उससे नफरत करे। सादगी के साथ रहने वाली बच्ची भला किसी की कड़वाहट की वजह कैसे बन सकती है? काकी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और चलो मान भी लिया कि हुई थी कभी इससे गलती और उस गलती की सजा आरिश इसे दे रहा था, पर क्या उस गलती के लिए इतनी बेरहमी बरतना सही था? और आखिर ऐसे भी क्या गलती हो गई थी इस नाजुक सी बच्ची से कि पूरी जिंदगी ही इसकी नर्क बना दी गई? क्या कभी आरिश को एक बार भी पर तरस नहीं आया?
क्या आर्या इतने दर्द में देखने के बाद भी उसका दिल नहीं पिघला? यहाँ तो लोग अनजान को भी दर्द में देखकर तड़प उठते हैं, फिर कोई अपनी पत्नी को इतने दर्द में देखकर भी कोई सुकून से कैसे रह सकता है? ना तो काकी समझ पा रही थी और ना ही आर्या इस बात को कई को समझ पा रही थी। जो लड़की खुद ही अपनी गलती से अनजान है, वह भला दूसरों को कैसे सफाई देगी? काकी अब आर्य के बालों में हाथ फेंकते हुए उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही आहिस्ता से और प्यार से बोली, बेटा क्या भूख लगी है? आज मैंने आपकी पसंद के सारे खाने को तैयार किया है। याद है मैंने रात को कहा था कि मैं सुबह को आपके पसंद के सारे खाने बनाऊंगी, और देखो आपके मम्मा ने आपके लिए आपके पसंद के सारे खाने बनाए हैं। चलो अब जल्दी से उठ जाओ और कपड़े चेंज करके यहीं पर इंतजार करो, मम्मा आपके लिए खाना लेकर आती है। आर्या काकी की बात सुनकर उनकी गोद से अपने सर को उठाकर उनकी तरफ देखती है। फिर वो धीरे धीरे उठकर बेड पर बैठने की कोशिश करने लगती है। पर जैसे ही आर्या ये कोशिश करती है, उसकी आंखें एकदम कसकर बंद हो जाती है। आर्या अब भी दर्द थी। जब तक दवाई का असर रहा था तब तक आर्या गहरी नींद में सो रही थी, पर दवाई का असर खत्म होते हैं आर्या के सारे जख्म ताज़ा हो गए थे। वही काकी आर्या को इस तरह से बर्ताव करता देखकर तुरंत ही अपनी जगह से उठती हैं और वह आर्या को उठाने की कोशिश करती है। काकी मदद से आर्या उठकर बेड पर बैठती है, जिसके बाद काकी एक बड़ा सा पिलो आर्या के पीठ के पीछे लगा देती हैं। आर्या को अच्छे से बिठाने के बाद काकी लगभग भागते हुए बाथरूम में जाती हैं और एक टॉवल को गीला करके लेकर आती हैं। काकी उसे गीले टॉवल से आर्या के छोटे से चेहरे को धीरे धीरे साफ करती हैं। वही आर्या खामोशी से बैठी काकी को सब कुछ करता हुआ देख रही थी। आर्या के छोटे से चेहरे को साफ करने के बाद काकी उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ती हैं और धीरे धीरे उसके हाथों को भी उसके लिए टॉवल से पोंछती है। आर्या के हाथों को पोंछने के बाद आपका आर्या के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उसके पैरों को भी टॉवल से क्लीन करती हैं। उसके बाद काकी आर्या के माथे पर प्यार से चूमते हुए बोली, आप बिना किसी हरकत के शांति से यहाँ पर बैठी रहेंगी, मैं आपके लिए लंच लेकर कमरे में ही आती हूँ। आर्या जो खामोशी से काकी को काफी देर से देख रही थी, वह काकी की इस बात पर उनकी तरफ देखते हुए अपने सिर को हिला देती हैं, जिसके बाद काकी कमरे से बाहर जाने लगती हैं। अभी काकी कमरे से बाहर निकल ही रहे थे, उससे पहले ही उनके कानों में आवाज आती है, माँ जल्दी आना। ये 3 शब्द काकी के दिल को बेहद तेजी से धड़क जाते हैं। जो बच्ची आज तक उनसे दूरी बना दी आई थी, उसके मुंह से यह शब्द सुना काकी को किसी सपने की दुनिया में ले जा रहा था। काकी ने क्या कुछ नहीं किया था सिर्फ आर्या से बात करने के लिए, पर आर्या कभी भी उनसे बातें नहीं किया करती थी। पर जिस दिन आर्या को उसकी माँ की कमी कई की एहसासों से पूरी होते हुए महसूस हुई, उस दिन आर्या के मुंह से खुद ही काकी के लिए माँ शब्द निकल गए थे। जिस दिन आर्या को सबसे ज्यादा अपनी माँ की कमी महसूस हो रही थी, उसे दिन आर्या के पास काकी के सिवाय और कोई नहीं था, और काकी का इस तरह से उसे समझाना और उसे संभालना, आर्या का दिमाग उसे उसके जज्बातों को और भी ज्यादा खुद के अंदर दबाने नहीं दे रहा था, और उसे दिन आर्या ने अपना सारा दर्द काकी के सामने बयां कर दिया था। जिसके बाद ही आर्या को यह एहसास होने लगा था कि वह इस बड़े से घर में कभी अकेली थी ही नहीं, उसके साथ हमेशा काकी थी। किकी आर्या की तरफ पलट कर अपने सर को हिलाती हैं। उनके बाद वह तुरंत ही तेज कदमों से किचन की तरफ आ जाती हैं। काकी बहुत ही तेज से चलते हुए किचन में आती है और तुरंत ही आर्या के लिए एक प्लेट में लंच निकालकर तुरंत उसे लेकर आर्या के कमरे की तरह बढ़ जाती हैं। वह अपनी बच्ची को इंतजार करवाना नहीं चाहते थी, पहले ही उन्होंने उसके हिस्से का सारा इंतजार कर लिया था। पहले ही वह अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा तरस चुकी थी, और आज जब उन्हें अपनी बेटी आर्या के रूप में वापस से मिल रही थी, तो वह आर्या की हर एक ख्वाहिश को पूरी करना चाहती थी, फिर चाहे उन्हें उनके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। काकी तुरंत ही लंच का प्लेट लिए कमरे में आती हैं और आर्या के पास ही बैठकर अपनी गोद में उसे लंच की प्लेट को रखती हैं। उसके बाद अपने हाथों से ही आर्या को खिलने लगती हैं। वही आर्या भी खामोशी से बैठी काकी के हाथों से लंच करने लगती है। काकी के प्यार की वजह से आर्या अपनी दर्द को भूल रही थी। उसके चेहरे पर अब एक स्माइल नजर आ रही थी। काकी आर्या को पूरा खाना खिलाने के बाद उसे जूठे प्लेट को वही कॉफी टेबल पर रखती हैं। उसके बाद वह चेंजिंग रूम में जाकर आर्या के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सी क्लॉथ्स लेकर बाहर आती हैं। उन्होंने सिंपल सी एक कुर्ती और एक प्लाजो निकला था, वह उन्हें लेकर बेड पर आती हैं और आर्या की कपड़े चेंज करने में हेल्प करती है। पर जैसे ही आर्या के बदन से उसके कपड़े हटते हैं, उसके बदन पर उन निशानों को देखते हुए एक बार फिर से काकी का दिल कांप उठता है और काफी आर्या को इस तरह बेड पर छोड़कर खुद ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकलती है और उनमें से ऑइंटमेंट निकालकर उसे आर्या की पूरी बॉडी पर लगने लगती है। पर जैसे जैसे वह ऑइंटमेंट आर्या के जख्मों को छू रहे थे, आर्या की चीख निकल जा रही थी, जिसे सुनते हुए काकी अपने एक हाथ से आर्या के सिर को सहलाने लगती है और वह उन जख्मों पर फूंक मारते हुए दवाइयां को लग रही थी, पर फिर भी वह जख्म आर्या को दर्द दे ही दे रहे थे। काकी आर्या के सारे जख्मों पर दवा लगाने के बाद कुछ देर तक शांति से आर्या के पास बैठी रहती है, क्योंकि दवा लगाने के तुरंत बाद आर्या को कपड़े पहना देने का कोई मतलब नहीं था। जब तक दवा पूरी तरह से आर्या के जख्मों पर नहीं घुल जाती, तब तक आर्या को ये दर्द महसूस होते रहने वाला था।
थोड़ी देर तक यूं ही खामोश रहने के बाद काकी बेड से उठती हैं। उसके बाद वह धीरे धीरे आर्या को भी बेड से उठने में मदद करती है और आर्या को बेड से टिका कर बिठा देती है। उसके बाद काकी अपने साथ लाए हुए आर्या की कुर्ती और प्लाजो को आर्या को पहनाती हैं और ड्रेसिंग मिरर के सामने से कंघी उठाकर आर्या के लंबे बालों को सुलझाती है और आर्या को पूरा तैयार कर काकी आर्या को बेड से उठाती है और आर्या को अपने सहारे लिए कमरे से बाहर आ जाती हैं। आखिर कब तक आर्या उस कमरे में बंद रहती। काकी आर्या को कमरे से बाहर लाने के बाद उसे हॉल में ही सोफे पर बिठा देती है। उसके बाद वह खुद किचन में चली जाती हैं। आर्या अब सोफे पर बैठी किचन में काम कर रही काकी को देख रही थी। आर्या इस समय काफी ज्यादा खामोश थी, पर उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे जैसे वह किसी सच में हो। काकी किचन में रखे सारे झूठे बर्तनों को धोने के बाद उसे वहीं पर पलटकर स्लैब पर रखने के बाद किचन से बाहर आती हैं और आकर आर्या के बगल में बैठ जाती हैं और उसके बाद वह रिमोट उठाकर हॉल में लगी बड़ी सी एलईडी स्क्रीन को ऑन कर देती है। आर्या बहुत कम ही टीवी देखा करती थी। हाँ, जब वह शुरू में आई थी तो अपना दिन गुजारने के लिए बस टीवी देख लिया करती थी, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे आर्या ने टीवी देखना भी छोड़ दिया था और उसका सारा समय हमेशा काम में निकल जाया करता था और जो समय उसे मिला करता था वह उसमें खुद को कैद कर लिया करती थी। ना किसी से बोलना, ना किसी से बातें करना, हमेशा खामोशी से अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे रहना और खामोशी से एक टक शून्य की तरफ से देखते रहना। ये चीज ही आर्या को अंदर से खत्म कर रही थी, पर वह आर्या किसी को जाहिर नहीं होने दे रही थी। उसकी जिंदगी में जितने दर्द थे कि आर्या को सुकून उस खामोशी और तन्हाई में मिल रही थी। और एक चीज जो आर्या बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे हर रात उसे तकलीफ को सहना ही है। वह उस तकलीफ से कभी बच नहीं सकती थी, जिसके बाद उसने और भी ज्यादा खुद को खुद में समेटना शुरू कर दिया था। शुरू में तो आर्या इस चीज के लिए आरिश से झगड़ा तक भी कर लिया करती थी, पर जैसे जैसे आर्या को समझ आने लगा, जैसे जैसे आरिश की कड़वी बातें उसे हट करने लगी, आर्या ने उससे झगड़ा तो छोड़ो उससे बोलना तक छोड़ दिया था। वह इस तरह से खामोश रहती थी जैसे वह किसी मिट्टी की गुड़िया हो। काकी की टीवी ऑन कर कार्टून लगा देने पर आर्या उनकी तरफ देखने लगती हैं तो काकी मुस्कुराते हुए आर्या के गालों पर अपने हाथों को रखते हुए उसके गालों को सहलाते हुए उसे टीवी देखने का इशारा करती है तो आर्या भी अपने चेहरे पर हल्के से स्माइल लिए टीवी देखने लगती है। आज काफी सालों बाद आर्या यहाँ इस तरह से बैठकर टीवी देख रही थी, वरना उसे इतनी फुर्सत ही नहीं होती थी कि वह कभी टीवी खोलकर देखें। जब भी उसे थोड़ा सा समय मिलता आरिश उस समय पहुंच जाया करता था। काकी और आर्या दोनों ही टीवी देखते रहते हैं और कब समय गुजर जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। रात के 7-8 बज चुके थे, पर आरिश अब तक घर नहीं आया था। आरिश को अब तक ना आया हुआ देखकर आर्या और काकी दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आरिश हमेशा 6 बजे तक घर आ जाया करता था, पर आज आया नहीं था, जिसकी वजह से आर्या बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी और काकी उसकी इस हरकत को देखते हुए गहरी सांस ले रही थी। आरिश चाहे जो कुछ भी कर ले, पर इस लड़की का दिल उसके लिए जो महसूस करता था वह उसे कभी भी अपने दिल से निकल नहीं पा रही थी। फिर चाहे वह कितने भी दर्द में क्यों ना हो, वह कभी भी आरिश के लिए महसूस करते अपने जज्बातों को बदल नहीं पा रही थी, जो कि काकी को अब बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। काकी आर्या के इस हरकत को देखते हुए अब आर्या की तरफ देखते हुए आर्या के छोटे से चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घूमती है और उसकी उसे नीली गहरी आंखों में बहुत ही ध्यान से देखते हुए अपनी कड़क आवाज में आर्या को समझाते हुए बोली, उनके इंतजार से आपको बाहर आना होगा बच्चे। जज्बाती होकर आप अपने लिए खुद दर्द को न्योता देती है, ये चीज आप भी जानते हैं। जो 3 सालों में नहीं बदला वो आगे भी नहीं बदलेगा। फिर क्यों उसे दर्द को आप हमेशा ही अपने सीने से लगाए रहती है? क्यों हर बार आप अपने पिछले दर्द को भूलकर नए दर्द के लिए तैयार रहती है? ये बात है आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर आज आरिश बाबा फिर आए तो फिर से वही सब होगा, और अगर ऐसा ही चला रहा तो वह दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आरिश बाबा के हाथ आपका खून से रंग जाएंगे। अभी जो आपकी हालत है, अगर आरिश बाबा का गुस्सा और नफरत आपके ऊपर इसी तरह से निकलता रहा तो मैं अपनी बच्ची और आरिश बाबा अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आपको अब खुद के लिए लड़ना होगा। आपके खामोश रहने से आपकी बेकसूरी साबित नहीं होती है और दुनिया की ऐसी कोई वजह नहीं है, ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसका मुहर्रम ना हो। जैसे वक्त के साथ हर जख्म बारे जा सकते, वैसे ही वक्त भी हर जख्मों की दवा है। अगर यह जख्म 3 सालों में नहीं भरा है तो इसका कोई आसारा नहीं है कि यह आगे जाकर भरेगा, और आपको ऐसे भरने की कोशिश भी नहीं करनी है। आपको उन्हें उसे हाल में छोड़ना है और खुद को एक बार फिर से पहचाना है। आपको एक बार फिर से अपने पुराने जिंदगी में लौटना होगा जहां से आपने शुरुआत की थी। आपको सब कुछ भूलना होगा, आपको इस जिंदगी से दूर जाना होगा। मैं ये भी जानती हूँ कि एक औरत का शादीशुदा होने के बाद भी अपने पति से दूर रहना काफी ज्यादा मुश्किल भरा रहता है, क्योंकि वह सिर्फ अपने पति से ही दूर नहीं रहते बल्कि पूरे समाज का सामना करना पड़ता है। उसे उस शख्स की तान को सुनना पड़ता है जिसे वह कभी अपना कहा करती थी। जानती हूँ ये सब आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर अगर आपको सुकून चाहिए तो आपको ये करना ही होगा। और अगर फिर भी आप आरिश बाबा से दूर नहीं जाना चाहती हैं तो उन्हें खुद के करीब आने से आपको रुकना होगा।
भले ही आरिश बाबा को आपकी कोई फिक्र ना हो, पर हम आपको खो नहीं सकते हैं। आरिश बाबा के लिए ना सही, पर अपनी माँ के लिए अपनी माँ की बात मान जाइए। आर्या, जो कि खामोशी से कई की सारी बातें सुन रही थी, अब वह काकी के कहे उन आखिरी शब्दों को सुनने के बाद तुरंत ही काकी से लिपटे हुए काकी के ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए बोली, हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं और हम इस रिश्ते में आरिश को या इस रिश्ते को कभी दूसरा मौका नहीं देंगे। हमारी जिंदगी आज जो भी है, हम मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई थी, पर क्या हुआ, गलतियां इतनी ज्यादा भारी थी जिनकी माफी हमें इन 3 सालों में आज तक नहीं मिल पाई। क्या हम ये जानने लायक भी नहीं है कि हमने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी माफी हमें आज तक नहीं मिली है? पर माँ, आरिश हमारे पहले प्यार है, इतनी आसानी से हम उन्हें नहीं भूल पाते हैं। भले ही कितने दर्द वह हमें क्यों न पहुंचा दे, पर हमें हमेशा उनका इंतजार रहता है। हम यह बातें झूठी आपसे नहीं कह सकते हैं। हमें आज भी एक उम्मीदें हैं कि शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, पर वह हर बार हमारे उम्मीद को तोड़ते जा रहे हैं और हमारे हर एक टूटे उम्मीद के साथ हम भी टूटे जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम खुद को टूटने से बचा नहीं पा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे दिल में आरिश के लिए कड़वाहट भरती जा रही है। पर माँ, हम मजबूर हैं, हम इस शादी को नहीं तोड़ सकते जब तक इस शादी को तोड़ने का फैसला उनका नहीं होगा। हम इस शादी से कभी आज़ाद नहीं हो सकते और इस शादी से कभी आज़ाद न होने का फैसला और इस शादी से जुड़े हर एक फैसले लेने का हक हमने खुद आरिश के हाथों दे दिया था, जिसका फ़ायदा आज वो इस तरह से उठा रहे हैं। हम चाहकर भी उनसे अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकते हैं और वह हमें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं देंगे। हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा माँ। एक तरफ हमारा दिमाग है जो कि आरिश की गई हर एक हैवानियत को हमेशा अपने अंदर रखता है और वह हमेशा ही हमें वह सारी चीज़ याद दिलाता रहता है। पर एक तरफ हमारा दिल है जो कि उनके नाम से ही धड़कता है। हमें नहीं पता था प्यार क्या होता है। हमने पहली बार उन्हें देखकर ही अपने प्यार को महसूस किया था। हमें उस फीलिंग का एहसास पहले बार आरिश के लिए ही हुआ था और यही वजह थी कि हम उनके पीछे इतने ज्यादा पागल थे और हमने अपनी जिंदगी के सारे फैसला उनके हाथों में दे दी। और यही फैसला आज हमें यहाँ लेकर आ गया। हमने सब कुछ खो दिया माँ, हमने अपना परिवार, अपने दोस्त, सब कुछ खो दिया हमने। आरिश ने हमें इस कदर मजबूर कर दिया था कि हम चाह कर भी अपने परिवार तक को सच्चाई ना बता पाए और आज भी उन्होंने हमें इतना मजबूर किया हुआ है कि हम आज भी उनसे नजरें नहीं मिल पाते हैं। उन सब के दिल में हमारे लिए इतनी ज्यादा नफरतें भर चुकी हैं कि हम चाहकर भी उनसे बातें तक नहीं कर सकते। अगर वह हमारी नजरों के सामने होंगे भी तब भी हम उन्हें अपना नहीं कह पाएंगे माँ। क्या हमारे प्यार करने की सजा इतनी बड़ी हो गई? हम कभी समझ ही नहीं पाए कि जिस इंसान के पीछे हम भाग रहे हैं उसके लिए हमने क्या कुछ नहीं खो दिया। और जब तक हमें समझ में आए तब तक हम उन सारी चीजों को खो चुके थे, उन सारे रिश्तों को खो चुके थे जिनकी अहमियत हमारे जिंदगी में हमारे जिंदगी से ज्यादा थी। हमने उन रिश्तों को खो दिया माँ, जिन रिश्तों में हम उनकी जान थे। हमारे एक खरोच से उनकी जान हथेली पर आ जाते थे। हमने उन रिश्तों को खो दिया सिर्फ आरिश से प्यार के लिए, पर हमें आज तक उनका प्यार मिला ही नहीं। हमें अपने परिवार के बहुत याद आती है माँ, हम उन्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, पर हम इतने ज्यादा मजबूर है कि हम उनसे बातें भी नहीं कर सकते। आखिर किस मुंह से हम उनके सामने जाएंगे? आखिर किस हक से हम उन्हें फोन करें? सारे रिश्ते हमारे इस दिन खत्म हो गए थे जिस दिन हमने आरुष के जिंदगी में पहला कदम रखा था। आर्या जैसे जैसे अपनी बातें कहा कि माँ को बता रही थी, वैसे वैसे उसका गला भर आया था, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो बहुत कोशिश करती हैं अपने उस दर्द को अपने अंदर दबाने की, पर आज शायद उसके दिल को उसके दर्द को अपने अंदर दबाने की चाह नहीं थी। आगे रात के डिनर के बाद आर्या काकी के कमरे में थी और वह बेड पर लेटी हुई थी और काकी उसके सर को सहला रही थी। आरिश अब तक घर नहीं आया था और उसका कोई अता पता भी नहीं था कि आज आरिश घर आने वाला है भी या नहीं, क्योंकि ना तो आरिश ने अब तक काकी को फोन किया था और आर्या को तो वह कभी करता ही नहीं था, इसलिए उसकी उम्मीद करना बेकार थी। कहाँ की आर्या के बालों में हाथ फेरते हुए आर्या को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वही दवाइयाँ की असर की वजह से आर्या की भी पलकें भारी हो रही थी, पर वह सो नहीं रही थी। वह बार बार अपनी आंखें खोलकर काकी की तरफ देख रही थी। आर्या को इस तरह से बार बार अपनी तरफ देखा हुआ देखकर काकी आर्या के दोनों छोटे छोटे हाथों को पकड़कर अपने हाथों में लेती है और उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, सो जाओ बच्चे, मैं हूं ना। काकी की इस बात को सुनकर आर्या थोड़ी देर तक काकी को यूं ही खामोशी से देखती रहती है। उसके बाद वह काकी से लिपट कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब आर्या खुद काकी के कमरे में उनके पास सोने आई थी। ऐसा बहुत बार हुआ था जब आरिश घर पर नहीं रहता था और काकी ने कितने ही बार कोशिश की थी कि आर्या उनके पास आकर सो जाए या वही उसके कमरे में जाकर नीचे फर्श पर सो जाए, पर आर्या ना तो उन्हें अपने कमरे में आने दिया करती थी और ना ही वो खुद कई के कमरे में आया करती थी। पर आज वह आई थी। थोड़ी देर तक काकी यूं ही उसके सर को सहलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश करती रहती हैं और थोड़े ही देर में आर्या के धीमी स्थिर सांस काकी को अपने गले पर महसूस होता है। काकी अपना सिर नीचे करके देखती हैं तो आर्या सो चुकी थी। काकी अब आर्या को धीरे से खुद से अलग करती है और उसके छोटे से चेहरे पर एक बार फिर से प्यार से किस कहते हुए बेड से नीचे आ जाती है
काकी आर्या को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके बेड से नीचे आकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। काकी कमरे से निकलने के बाद नीचे हॉल में आती हैं और वह दरवाजे की तरफ देखती है जो अब तक इस तरह से बंद था। काकी समझ जाती हैं कि आरिश अब तक घर पर नहीं आया है। काकी वही हाल में सोफे पर बैठ जाती हैं ताकि आरिश आए तो वह आरिश को रात का डिनर देकर कमरे में जा सके। पर काफी देर के इंतजार के बाद भी आरिश घर नहीं आता। रात के 11 बजे बज चुके थे पर अब तक उसके आने का कोई नामो निशान तक नहीं था। काकी जो काफी देर से दरवाजे पर अपने नजरें टिकाए बैठी हुई थी, उन्हें अब नींद आने लगी थी। वह जब देखती है कि आरिश अब तक नहीं आया है तो वह उठकर अब अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अब अगर आरिश आता भी तो इतना तो पक्का था कि वह डिनर नहीं करता, इसलिए काकी अब और इंतजार ना करते हुए सीधा अपने कमरे में आ जाती है। काकी कमरे में आकर देखती हैं तो उस बड़े से बेड पर आर्या खुद को सिक्योरिटी एकदम खरगोश की बच्ची की तरह आराम से सो रहे थे। आर्या को सोता हुआ देखकर काकी स्माइल करते हुए आगे बढ़ती हैं और वह भी आर्या के बगल में आकर लेट जाती हैं। काकी के लेटते ही आर्या उनसे लिपट जाती हैं, जिसके बाद काकी उसके सर को सहलाते हुए अपनी भी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी ही देर में वह नींद की आवाज में चली जाती हैं। अगली सुबह हर दिन की तरह आज भी आर्या की नींद सुबह सुबह 5 बजे ही खुल गई थी। आर्या अपनी आंखें खोलते हुए सामने देखती है तो उनके बगल में काकी अब तक सो रही थी। काकी को देखते ही आर्या को याद आता है कि वह कल रात काकी के पास ही सोई थी, पर उसके चेहरे पर इसी के साथ घबराहट भी आ जाती है, क्योंकि अगर आरिश रात लौटा होगा और उसने उसे कमरे में नहीं देखा होगा तो आज सुबह पक्का उसके खैर नहीं थी। आर्या बिना काकी को डिस्टर्ब किए धीरे से बद से नीचे आती है और वह काकी के कमरे से निकालकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। पर आर्या जब कमरे में आकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि आरिश कमरे में नहीं था और आरिश हमेशा ही उसके उठने के बाद ही उठा करता था, पर बेड भी उसी तरह से था जिस तरह से वह रात को छोड़कर इस कमरे से बाहर गई थी। तो इसका मतलब कल रात आरिश आया ही नहीं था। आरिश कल रात घर नहीं आया है, ये सोचकर ही आर्या गहरी सांस लेती है। उसके बाद में तुरंत बाथरूम की तरफ फ्रेश होने बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद आर्या फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आती है। इस समय उसका छोटा सा चेहरा बुरी तरह से लाल था, साथ ही उसकी आंखें भी लाल थी। उसके चेहरे और आंखों को देखकर ही लग रहा था कि आर्या अंदर रोई थी। आर्या बाथरूम से बाहर आते ही सीधा अपने कदम चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ा देती है और थोड़ी देर बाद वो एक सिंपल सी पीच कलर की कुर्ती प्लाजो पहनकर बाहर आती है और वो सीधा ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर रुकती है। अपने बालों को सुझाने के बाद आर्या बस मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर वापस से नीचे हॉल में चली जाती है। आर्या जब नीचे पहुंचती है तो काकी वहां पहले से ही मौजूद थी। काकी आर्या को इस तरह से लंगड़ा कर चलता हुआ देखकर गहरी सांस लेती है। इस लड़की को कितना भी समझा दो, इसे करना वही है जो उसके मन में आता है, फिर चाहे के चलने की हालत में ना हो फिर भी यह वही काम करेगी जिससे इस तकलीफ होती है। आर्या काकी को हॉल में देखकर उनकी तरफ बढ़ जाती है। वही काकी अपनी आंखें छोटी करके गुस्से से आर्या को घूर रही थी। काकी के घूरती नजरों को देखकर आर्या समझ रही थी कि काकी उसे क्यों घूर रही है, पर आर्या के लिए इस समय जरूरी था कि वह पहले आरिश के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रख दे। आर्या काकी के पास आती है और काकी को अपने गले से लगाते हुए धीरे से बोली, माँ मैं ठीक है, आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है और चलिए आप जाकर पहले तैयार हो जाए, हम तब तक जाकर ब्रेकफास्ट तैयार कर देते हैं। आर्या की बात सुनकर काकी आर्या की तरफ देखते हुए उसे खुद से दूर कर उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली, जाकर चुपचाप वहां बैठिए, किचन के अंदर अपने कदम रखने की कोशिश भी मत करिएगा। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर जो भी बनेगा वह मैं खुद ही बनाऊंगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आरिश बाबा आएंगे तो उन्हें सिर्फ ब्रेकफास्ट से मतलब होगा, सिर्फ खाने से मतलब होता है। उन्हें यह नहीं फर्क पड़ता है कि वह खाना आपने बनाया है या फिर मैंने, इसलिए आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आरिश बाबा अब तक नहीं आए हैं तो वह शायद ब्रेकफास्ट के टाइम आए भी ना, और अगर आते भी हैं तो उनके आने से पहले ही हम ब्रेकफास्ट तैयार कर देंगे। आप खामोशी से यहाँ बैठकर मेरा इंतजार कीजिए। काकी की डांट सुनने के बाद आर्या का मुंह बन चुका था, पर फिर वो अपना मुंह बनाए हुए ही चुपचाप जाकर खामोशी से अपने पैरों को मोड़कर सोफे पर बैठ जाती है। आर्या को इस तरह से मुंह बनाकर सोफे पर बैठा हुआ देखकर काकी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर काकी गहरी सांसें लेती है। उसके बाद वो बिना कुछ कहे ही अपने कमरे की तरह बढ़ जाती है। वहीं आर्या आप अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी दिल की धड़कनें बधी हुई थी। उसे डर था कि कहीं ब्रेकफास्ट तैयार होने से पहले ही आरिश अपने कदम इस घर में ना रख दे। पीआर नोबल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।